हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम आपके ज्योग्राफी का लेसन पढ़ेंगे। 7th चैप्टर, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। बच्चों, हम अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखते हैं और हमारे दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं कुछ तो हमारे आसपास मिल जाती हैं और कुछ वस्तुएं हमारे आसपास नहीं मिलती। उन वस्तुओं को प्रयोग के लिए हम आसपास के स्थानों से मंगवाते हैं या उनको लाकर उनका उपयोग किया जाता है, अपनी आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। अब वस्तुओं तथा सेवाओं के मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर, यानी जो जिस वस्तु की हमें आवश्यकता है और वो वस्तु लाने के लिए वो अपने आप तो नहीं पहुंचती, और उनको लाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। अब परिवहन के द्वारा वो वस्तु हमारे तक पहुंचती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वस्तुओं का आदान प्रदान परिवहन कहलाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जो वस्तुएं लाई जाती हैं उनको उपलब्ध करवाया जाता है। वो परिवहन उसका एक प्रमुख साधन है। परिवहन के द्वारा ही हम वह वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। और जो व्यक्ति उस उत्पाद को परिवहन द्वारा, यानी जो वस्तु हमारे उपयोग की है, उस वस्तु को हमारे पास पहुंचाने के लिए परिवहन के द्वारा जो उपभोक्ता, यानी जो उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अब कोई भी व्यापारी होता है, हम किसी भी परचून की दुकान पर जाते हैं तो हर चीज़ हमें मिल जाती है, चाहे वो राशन हो, दाल हो, चीनी हो, खांड हो, गुड़ हो, आपका तेल है, चाहे आपका शैम्पू है, साबुन है, जो भी वस्तु हमें चाहिए होती है घरेलू प्रयोग के लिए, वो हमें एक ही दुकान पर मिल जाती है। तो क्या वो सब चीज़ें यहाँ उत्पादन होता है? उनका नहीं होता ना। कुछ चीज़ें किसानों से मिलती हैं, कुछ चीज़ें कृषि से, कुछ कारखानों में तैयार होकर आती हैं। तो वो सब चीज़ें लाकर और वो अपनी दुकान में रखते हैं, यानी जो वस्तुएं परिवहन के द्वारा हम उपभोक्ताओं के पास तक वस्तुएं पहुंचाते हैं, उनको बोलते हैं व्यापारी। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ साथ उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन करने की सुविधा पर भी निर्भर है। यानी किसी भी देश का विकास उन वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में कैसे साधन लगे हुए हैं, कितनी सुलभता है, यानी परिवहन के साधन कैसे हैं, यह किसी भी देश के आर्थिक विकास पर इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि आर्थिक विकास की जीवन रेखाएं, यानी परिवहन है वो आर्थिक विकास की जीवन रेखा है। यानी परिवहन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और इससे देश का आर्थिक विकास प्रभावित होता है। वस्तुओं को या सेवाओं का लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है। यानी परिवहन के 3 साधन होते हैं। कौन कौन से? जल परिवहन, स्थल परिवहन और वायु परिवहन। अब स्थल परिवहन जैसे रेल मार्ग, सड़क मार्ग और पाइपलाइन। जल परिवहन जो पानी के जहाज़ों के द्वारा समुद्रों या अधिकतर समुद्रों से ही व्यापार किया जाता है, लेकिन किसी देश के अंदर नदियों के द्वारा भी परिवहन होता है। फिर इसके अलावा है वायु परिवहन। वायु परिवहन यानी हवाई जहाज, ये वायु परिवहन है। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप देख रहे हैं डायग्राम बना रखा है। परिवहन के साधन यानी स्थल, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। इसी तरह जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन क्या होता है? यानी नदी मार्ग से किसी देश के अंदर, जैसे हमारे गंगा नदी है, अब इसमें अगर नौकायन के द्वारा, नाव द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना
आंतरिक जल परिवहन कहलाता है। और समुद्री परिवहन यानी समुद्र के द्वारा एक देश से दूसरे देश में सामान पहुंचाना या माल पहुंचाना, वो कहलाता है समुद्री परिवहन। वायु परिवहन, घरेलू विमान सेवा, यानी हमारे देश के अंदर, जैसे दिल्ली से मुंबई, कलकत्ता, या दिल्ली से मद्रास, जयपुर, ये क्या है कि देश के अंदर ही परिवहन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा सामान लाना ले जाना या यात्रियों को लाना ले जाना, वो क्या कहलाता है, आंतरिक या घरेलू विमान सेवा। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। अब अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं क्या है कि एक देश से दूसरे देश में हवाई मार्ग के द्वारा वस्तुओं या सेवाओं का आदान प्रदान, वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के द्वारा होता है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाई तथा सामाजिक व सांस्कृतिक बहुमूल्यताओं के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से जुड़ा हुआ है। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि भारत में अनेक तरह के भू आकृतियाँ हैं, अलग अलग संस्कृति है, इसका आकार बहुत विशाल है और इसके कारण इसमें काफ़ी विविधताएं पाई जाती हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से है या भाषाई से है या सांस्कृतिक रूप से है। रेल, वायु एवं जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक हैं। स्थानिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है, यानी अंतर्राष्ट्रीय, स्थानिक ने और अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को एक जीवन शक्ति दी है, यानी अधिक मजबूत किया है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया है तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। अब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना तो हम तुरंत पहुंच जाते हैं। हमारे सड़क परिवहन इतना अच्छा है कि हम चाहे अपनी पर्सनल कार से जाएं या बस से जाएं या ट्रेन से जाएं, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी, बहुत कम समय में पहुंच जाते हैं। इसी तरह अगर हमें और भी जल्दी पहुंचना होता है तो सबसे तीव्र साधन क्या है, वायु मार्ग से। वायु परिवहन है वो सबसे तीव्र और महंगा है, तो हम इससे कुछ ही समय में वो दूरी तय कर सकते हैं, यानी कई दिनों की दूरी कुछ घंटों में तय कर सकते हैं। अब है स्थल परिवहन, ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन। तो स्थल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, यानी इसमें सड़क जाल लगभग 54.7 लाख वर्ग किलोमीटर 7 लाख किलोमीटर है। और भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन से पहले, रेल का आविष्कार बाद में हुआ था, उससे पहले बैलगाड़ी से और फिर धीरे धीरे गाड़ियों के द्वारा, सड़क के मार्ग के द्वारा परिवहन होता था, सड़क मार्ग से ही आना जाना होता है। उसके बाद रेलवे लाइन बिछाई गई थी और रेल परिवहन शुरू हुआ था। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। क्यों? क्योंकि रेल परिवहन में तो समतल भूमि और उसको एकदम से मोड़ देना या छोटे जगह पर रेल लाइन बिछाना मुश्किल होता है। इसी तरह से पहाड़ी मार्ग में भी रेलवे लाइन नहीं बिछाई जा सकती। सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की महत्ता क्यों अधिक है, यानी ये क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? इसके कारण है, पहला, रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है, क्योंकि रेलवे के जो निर्माण की लागत है वो बहुत अधिक है। उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती हैं जहां रेल मार्ग बनाना मुश्किल होता है। अधिक ढाल यानी तीव्र जो ढाल होती है तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती हैं, हालांकि वहाँ पर रेल मार्ग नहीं बनाया जा सकता, संभव नहीं होता वहाँ पर सड़क मार्ग बनाया जा सकता है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है, यानी अगर कम व्यक्तियों को कहीं जाना है
या कम दूरी पर जाना है या कम वस्तुएं भेजनी है, तो उसके लिए सड़क परिवहन कम खर्चीला है। मितव्ययी यानी कम खर्चीला है, उसमें अधिक खर्च नहीं आता। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। अब सड़क मार्ग तो आप देखते हैं हर जगह सड़कें हैं, तो इससे क्या है कि माल हर जगह आसानी से उपलब्ध कराया जा सकता है या आसानी से भेजा जा सकता है। और सड़क मार्ग से यानी जैसे ट्रक है या छोटी गाड़ियाँ, उनमें सामान लादना और उतारना दोनों ही सस्ते हैं। सड़क परिवहन अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। कड़ी के रूप में यानी अन्य साधनों को जोड़ने के, जैसे अब ट्रेन के द्वारा अगर रेल के द्वारा हमें कोई सामान भेजना है, तो वो रेल तो हर जगह भेजना संभव नहीं है कि मान लो खेतों से ही लगा लो, आपको कपास उठानी है, गन्ना उठाना है, तो उसको हम अगर ट्रेन में डालते हैं तो उसके लिए ये तो संभव नहीं है कि खेतों में लाइन बिछा दी जाए। तो वो सड़क मार्ग के द्वारा रेल लाइन तक सामान लाया जाता है और फिर रेल में लाद कर या किसी कारखाने में जो माल तैयार होता है, वो कारखाने से ट्रक के द्वारा लाद कर सामान और रेलवे तक पहुंचाया जाता है या रेल तक पहुंचाया जाता है। तो ये एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। चाहे वो बंदरगाह है, बंदरगाह पर भी सड़क मार्ग से जाता है, फिर पानी वाले जहाज़ में इसको लादा जाता है। इसी तरह से एयरपोर्ट पर भी सड़क मार्ग से ही सामान पहुंचाया जा सकता है। इस प्रकार सड़कों का महत्व है वो अधिक है, यानी सड़क एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब सड़कें कितने प्रकार की हैं? स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग यानी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग हैं वो देश के प्रमुख 4 नगरों को जोड़ते हैं, और जो महानगर हैं वो 4 महानगरों को जोड़ता है, और इसमें 6 लेन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई है। और 4 प्रमुख नगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ये इस सड़क के द्वारा यानी स्वर्णिम इनको जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनता है इन सड़कों से, तो वो क्या कहलाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज। आप नीचे मैप में देखेंगे जो आपका येलो कलर में दिया गया है, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कैलकाटा और कैलकाटा से कोलकाता और कोलकाता से दिल्ली। ये यानी दिल्ली से 4 महानगरों को जोड़ता है, जैसे दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कलकत्ता या कलकत्ता से चेन्नई। तो इस तरह ये 4 महानगरों को आपस में जोड़ता है। जो येलो कलर के आपकी दिख रही है सड़क, ये है स्वर्णिम चतुर्भुज, येलो कलर में दिखाया गया है। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। 2 गलियारे यानी उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा? जो श्रीनगर यानी उत्तर में श्रीनगर से दक्षिण में कन्याकुमारी को जोड़ता है। और दूसरा पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर से, सिलचर यानी असम में जो है पूर्व में है, तथा पोरबंदर गुजरात में जो पश्चिमी छोर है पोरबंदर से जोड़ता है। ये देखिए मैप में आपके जो रेड कलर में, ऑरेंज से कलर में दिखाया गया है, ऊपर श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी को जोड़ने वाला महामार्ग, और इधर गुजरात में पोरबंदर से सिलचर को जोड़ने वाला, यानी असम से गुजरात और श्रीनगर से जम्मू कश्मीर से तमिलनाडु। इन उत्तर से दक्षिण, उत्तर दक्षिण गलियारा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व पश्चिम गलियारा, ये आपस में जोड़ते हैं। अब महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यानी जो मेगा सिटी हैं भारत की, उनके परिवहन में उनकी दूरी कम हो। दूरी कम कैसे? कि जब 6 लेन का होगा तो परिवहन में तीव्रता आएगी, स्पीड में भी तीव्रता आएगी, और वहाँ जाम या भीड़ नहीं होगी। और इसी तरह से
उनमें दूरी कम होती है, कम समय लगता है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। यानी ये किसके अंडर आते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। NHAI का फुल फॉर्म इंग्लिश में आप लिख लो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD, सेंट्रल पब्लिक जिसका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। और अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हुए हैं। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी राजमार्ग, जिसको हम NH1 यानी नेशनल हाईवे नंबर 1, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है, दिल्ली व अमृतसर के बीच। ये आप देखिए मैप में मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये दिल्ली से और ऊपर देखिए पंजाब की तरफ आप जाएंगे तो अमृतसर को जो जोड़ता है, दिल्ली से अमृतसर राजमार्ग नंबर 1 है, जिसे शेरशाह सूरी मार्ग से भी जाना जाता है। उसको अब आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी राज्य राजमार्ग यानी स्टेट हाईवेज, वो तो क्या थे? नेशनल हाईवेज। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे और राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे। राज्यों को, राजधानियों को, राज्य की जो राजधानी है उनको जिला मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इनकी व्यवस्था तथा निर्माण का दायित्व राज्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, यानी PWD द्वारा। फिर है जिला मार्ग। ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है, जो जिले में होती है जिला परिषद। इसके बाद है अन्य सड़कें। इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं, जिनको हम एक आम बोलचाल की भाषा में अप्रोच रोड बोलते हैं, जो शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के मुख्य विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों के द्वारा जोड़ा गया है। फिर सीमांत सड़कें, यानी जो हमारे देश की सीमाओं के साथ लगती हुई सड़कें हैं उनको बोलते हैं सीमांत सड़कें। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत जो ऊपर हमने बताए महाराजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या जिला राजमार्ग या अन्य सड़कें जो बताई हैं, उनके अलावा सड़कें हैं भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा सड़क संगठन है, जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण व उनकी देखरेख करता है। जो भारत के जो सीमांत क्षेत्र हैं उन सड़कों का निर्माण और उनकी देखभाल कौन करता है? भारत सरकार प्राधिकरण के अंतर्गत सीमा सड़क संगठन, इनका कौन देखरेख और इनके निर्माण कौन करता है? सीमा सड़क संगठन। यह संगठन 1960 में बनाया गया था। कब बनाया गया? 1960 में। और जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। अब दक्षिण में तो हमारा 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, तो उत्तर और उत्तर पूर्व में जो हमारे सामरिक महत्व के सड़कें हैं उनका विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है तथा ये इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुई है। आर्थिक विकास यानी जहाँ परिवहन के साधन होंगे वहाँ आर्थिक विकास होगा। वो कैसे? कि उससे हर वस्तु का आवागमन या कोई भी हमें वस्तुएं जो
वहाँ की हैं या वहाँ जिन वस्तुओं को की आवश्यकता होती है उनको लाना और ले जाना आसान होता है। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची व पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें किससे बनी होती हैं? सीमेंट, कंक्रीट व तारकोल से बनाई जाती हैं। और ये 12 मासी सड़कें हैं, यानी 12 महीने इसका उपयोग किया जा सकता है। कुछ हैं कच्ची सड़कें जो वर्षा ऋतु में कामयाब नहीं रहती है, वर्षा ऋतु में इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। अब है हमारा स्थल परिवहन का दूसरा साधन रेल परिवहन। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थयात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण स्वयंसेवक के रूप में, समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के लिए तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। यानी भारतीय जो रेलवे है उससे सामान को, भारी सामान को या एक बार में अधिक सामान जहाँ पर पहुँचाना होता है तो उसके लिए रेल सबसे उत्तम साधन है और यह देश की आर्थिक प्रगति में, आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी चली थी 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच। ये अंडरलाइन कर लेना, देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी 1853 में और यह 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। भारतीय रेल को 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, यानी 13 अलग अलग डिवीज़न इसके बनाए गए हैं। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक व प्रशासकीय कारक प्रमुख हैं। यानी रेल परिवहन का वितरण उत्तर भारत में अधिक है, जबकि आप उत्तर पूर्वी भागों में इसका नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भूमि समतल नहीं है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि व प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यानी भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें जनसंख्या अधिक है, यानी उसको यात्री काफ़ी मात्रा में यात्री यात्रा करते हैं रेलगाड़ियों के द्वारा। जनसंख्या अधिक है, फिर भूमि समतल है, कृषि के लिए संपन्न क्षेत्र है, यानी कृषि उत्पादन अधिक होता है, तो यहाँ से कृषि उत्पाद अधिक मात्रा में रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन किया जाता है। और प्रचुर संसाधनों के कारण, यानी यहाँ पर अन्य संसाधन जैसे फैक्ट्री, उद्योग आदि काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जाल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई हैं, प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों और सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय पर्वतीय क्षेत्र भी दुर्लभ, उच्चावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न करता है। यानी उत्तर जो हिमालय पर्वत क्षेत्र है उसमें उबड़ खाबड़ है और जनसंख्या कम है और अवसरों की कमी है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर रेल का इतना विस्तार नहीं हुआ है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा व झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है, इसलिए वहाँ पर भी रेल लाइनें कम है। पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यहाँ असंख्य समस्याएं भी हैं, जैसे भूस्खलन तथा किसी किसी भाग में रेलवे ट्रैक का धंसना आदि। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। क्यों? क्योंकि यह एक बार में ही बहुत से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है। दूसरा, बहुत सारा सामान एक बार में ही इससे ले जाया जा सकता है। और लेकिन इसमें कुछ समस्याएं भी हैं। वो क्या
कि बहुत से व्यक्ति आज भी बिना टिकट यात्रा करते हैं, रेल की संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं, चोरी करते हैं। ये हालांकि ये समस्याएं समाप्त नहीं हुई हैं, या चेन खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी को रोकते हैं, जिससे रेलवे को भारी हानि उठानी पड़ती है। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।